अगर आप क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर को एक वीडियो के अंदर समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। 2026 बोर्ड के लिए क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो होगी। इस वीडियो के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। यानी मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल सही जो अप्रोच है उस पर आपको लेके चला जाएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है इस वीडियो के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। माई सेल्फ हिमांशु सिवाल, एम फॉर ए प्लस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आपको जिस टॉपिक के ऊपर या जिस चैप्टर के ऊपर चाहिए तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी है, क्लास 12th के स्टूडेंट तक इसको शेयर करना है, ठीक, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? तो बच्चों मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। एलिमेंट्स का रोज और कॉलम्स में अरेंजमेंट करना, यानी किसी भी डाटा को मैं रोज और कॉलम्स के रूप में लिखूं तो वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। ठीक। रिप्रेजेंट डाटा इन कॉम्पैक्ट एंड सिस्टमेटिक फॉर्म। इसकी मदद से क्या होता है कि डाटा को हम कॉम्पैक्ट और सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां कुछ नंबर्स लिख दूं, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर 2/3 है। ठीक है, 2/3 का क्या मतलब है? ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रो है, यानी ये आपकी रो 1 हो गई, पहली रो, ये आपकी दूसरी रो हो गई। ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्या है बच्चों? मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस ऑर्डर के अंदर जो पहले नंबर लिखा हुआ है ये रो है और जो बाद में लिखा हुआ है कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है ये 2 रो और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से डाटा को मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाता है, रोज और कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। अगर इसके हम डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि स्टूडेंट्स मॉर्निंग में असेंबली में स्कूल में खड़े होते हैं, वो एक मैट्रिक्स का रूप है, या क्लास के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स का रूप है। ठीक है, जैसे बताया जा सकता है भाई 3rd रो में जो दूसरा बच्चा है वो खड़े हो जाओ, तो हम बिना नाम के उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी पोजीशन से। सेम काम यहाँ है। कोई मेरे से कहता है जी बताओ A 2 3 क्या है? ठीक है, यानी कि सेकंड रो और तीसरी कॉलम, सेकंड रो और तीसरी कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है? तो सेकंड रो और तीसरी कॉलम पर जो एलिमेंट है वो 9 है। ये इस एलिमेंट की पोजीशन हो गई। ठीक है, इस एलिमेंट को AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इनिशियल है I वो रो के लिए रिप्रेजेंट होगा और जो J है वो कॉलम के लिए रिप्रेजेंट होगा। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट, अगर थोड़ा टेक्निकली आप समझो तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल गूगल मैप्स के अंदर और जितना भी ग्राफिक्स गेम्स के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है वहां भी आपका मैट्रिक्स ही यूज है। ठीक है, यानी कि इसका हम टेक्नोलॉजी में भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं और अच्छे से कोशिश करता हूं एक बार मैट्रिक्स समझाने की। एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का। तो एलिमेंट्स की पोजीशन A11 है, यहाँ इस एलिमेंट की पोजीशन A12 है, इस एलिमेंट की पोजीशन A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। टोटल 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। एक बार फिर समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल जो है, जो पड़ी है वो रो है और जो बच्चों वर्टिकल है वो क्या है? कॉलम है। तो 3 रो और 3 कॉलम यहां है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एलिमेंट को AIJ से डिनोट करते हैं तो इन सभी एलिमेंट के लिए I और J इक्वल है, 1 1 2 2 3 3। ये कहलाते हैं बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है ये? डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। कैसे हैं ये? नॉन डायगोनल एलिमेंट। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में I और J इक्वल नहीं होता।
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल नहीं होता। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात, अगर इतनी चीज आपके समझ में आती है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं। अगर मैं पूछूं कि एक मैट्रिक्स के अंदर 7 एलिमेंट हैं या चलो 18 एलिमेंट हैं, तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ये बच्चों ऑर्डर लिखा है ना 3/3, तो हो सकता है कि मैं ऐसी मैट्रिक्स बनाऊं जिसका ऑर्डर 1/18 हो, यानी मैं एक ही रो लगाऊं और उसी रो में 18 के 18 एलिमेंट लिख दूं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है 2 रो और 9 कॉलम हो जाए, बिल्कुल है। ऐसा भी हो सकता है 3 रो 6 कॉलम हो जाए। 4 रो में 18 एलिमेंट को नहीं रखा जा सकता। ठीक, 5 रो में नहीं रखा जा सकता, 6 रो हो सकती हैं। 6 रो होंगी तो 3 कॉलम बनेंगे, और 9 रो होंगी तो 2 कॉलम बनेंगे, और 18 रो होंगी तो 1 कॉलम बनेंगे। तो 18 एलिमेंट की मैट्रिक्स के ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जितना अभी पढ़ाया आपको उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज। 3 फैक्ट्रीज के अंदर कितने मैन्स और कितनी वुमेन्स काम करती हैं दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। इसको 3/2 मैट्रिक्स के रूप में लिखो। तो बहुत ही आराम से बच्चों आप लिख सकते हो, ये ऑलरेडी अगर ऐसे के ऐसे ही लिख दें तो 3/2 के रूप में ही ये है। 3 रो हैं और 2 कॉलम है। पूछा गया है व्हाट डज द एंट्री इन द 3rd रो एंड 2nd कॉलम। तीसरी रो और दूसरे कॉलम में एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो एंट्री क्या है 26 आंसर हो जाएगा बस। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई 3rd फैक्ट्री के अंदर कितनी वुमेन वर्कर काम करती हैं। 3rd फैक्ट्री के अंदर कितनी वुमेन वर्कर काम करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है, इफ अ मैट्रिक्स हैड 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर 1/8, 2/4, 3 रो तो नहीं हो सकती, 4 रो हो सकती हैं 4/2, और फिर सीधे 8 रो होंगी 8/1। कोई प्रॉब्लम की बात इसमें? ठीक है, देखिए कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, कोई कमी लगती है तो कमेंट करना, और शेयर जरूर कर देना। लास्ट आई थिंक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड होंगे तो 45 के आसपास दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, और नेक्स्ट 45 डेज के अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता है अगर अच्छे तरीके से अच्छी डायरेक्शन में आप चलते हैं तो। उसी का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि जिस भी बच्चे का अगर भला हो सकता है तो वो किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। एक 3/2 मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट जो है वो दिया हुआ है, यानी एलिमेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया है एलिमेंट निकालने के लिए। एक 3/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो एक 3/2 की मैट्रिक्स मान लो उसका पहला एलिमेंट A11 हो, A12, A21, A22, A31 और A32। तो 3/2 की ये मैट्रिक्स बन गई, 3 रो हैं 2 कॉलम है। एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है Aij 1/2 i - 3j। ठीक है बच्चों, 1/2 i - 3j मोड के अंदर, यानी जब आप A11 एलिमेंट निकालोगे तो i की जगह तो 1 रखोगे और j की जगह भी 1 रखोगे, तो क्या बन जाएगा ये 1 - 3, 2 हो गया, और -2 होगा लेकिन मोड से बाहर 2 आएगा, 2/2 1 हो गया। फर्स्ट रो 2nd कॉलम, तो i की जगह पे हम 1 रख दें और j की जगह पे हम 2 रखते हैं, 1 2, तो 1 - 6 5, 5/2 बन गया ये। नेक्स्ट A21, तो i के प्लेस पर 2 रखना है और j के प्लेस पर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 - 3 - 1 1/2 हो गया। A22, तो i के प्लेस पे 2 रखना है, j के प्लेस पे भी 2 रखना है, तो 2 - 6 4 4/2। A31, तो i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 1, तो 0 हो गया। A32, i के प्लेस पे 3 रख दो, j के प्लेस पे जो है कितना रख दोगे 2, तो 3 - 6 3 3/2।
अब सभी नंबर्स को उठा के वापस मैट्रिक्स की जगह पे प्लेस कर दें। ये जो मैट्रिक्स मानी थी, A11 हो गया 1, A12 हो गया 5/2, 5/2 यहाँ आएगा, A21 1/2, A22 हो गया आपका 4/2 यानी 2, और ये हो गया A31 0, और A32 हो गया 3/2। तो ये मैट्रिक्स जो है ये क्या हो गई आपके पास, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो ये बनाना चाह रहे हैं वो बन गई। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मतलब एक तरीके से सभी क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन वन शॉट आपको मैट्रिक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगेगा। देखिए मैट्रिक्स के टाइप्स, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो बच्चों कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो। ठीक है, 1 2 3 3 एलिमेंट में बना लूं तो इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है। 3 रो हैं लेकिन कॉलम एक ही है, यानी कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कभी भी m×1 की फॉर्म में होगा। m की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, पर बच्चों कॉलम एक ही होगी। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम है वो क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम आप समझ ही गए। रो मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, वो मैट्रिक्स क्या हो गई? रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 × n की फॉर्म में होगा। रो एक होगी, कॉलम 4 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो। इन टाइप्स के ऊपर भी बच्चे इन टाइप्स को सीरियस नहीं लेते। इन टाइप्स के ऊपर भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी वीडियो में मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन इनके ऊपर आए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो। मान लो 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और 3/3 की भी हो सकती है, ये 3/3 की हो गई। 1/1 की भी हो सकती है, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। कोई पूछता है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये जो ऑर्डर पे लिखा है इसकी मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो और समझते हैं बात को। एक ये मैं डायगोनल समझाया था, देखो कंफ्यूजन ना रखना, डायगोनल सिर्फ यही होता है, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट नहीं है। कभी कोई बच्चा सोचे कि भैया हमें तो रेक्टेंगल के अंदर 2 डायगोनल बताए गए थे, तो ऐसा मैट्रिक्स में नहीं है। रेक्टेंगल में है, मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल इसे ही बोला जाता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बस यही शो कर रहे हैं। ये तो i j बराबर है नहीं, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के कुछ भी हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएं, अगर एक मैट्रिक्स में ऐसी बना दूं जिसके डायगोनल एलिमेंट पे तो मेरी जो मर्जी में वो लिख दूं, और बाकी सभी एलिमेंट्स को जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको लिख दूं 0, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? अगर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए, तो वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डेफिनेशन लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal if its all non-diagonal elements are 0। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। इस रूप में आप लिख सकते हो कि भाई i और j जब भी इक्वल है, कुछ भी चलेगा वेरिएबल। ठीक है, ये आपस में कुछ भी अलग अलग भी हो, डिफरेंट कुछ भी हो, नॉन जब i और j इक्वल नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने ही चाहिए क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर लिखे हुए एलिमेंट सेम हों, तो वो क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स है। यानी i और j जब बराबर हैं, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो एक सा ही चलना है, और i और j बराबर नहीं है तो 0, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगी? डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डायगोनल 5 7 6, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि 3/3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पर 1 1 1 ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, वो भी 1 1 1 है, और नॉन डायगोनल 0। 2 by 2 ऑर्डर की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसी को ही नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्या इतनी बात सभी के समझ आ रही है? समझ आ रही है तो बिल्कुल वीडियो लाइक जरूर कर दें, और शेयर का तो मैं पहले ही कह चुका। और अगर और चैप्टर्स की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, वीडियो बनाने का मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा आता है। कॉन्सेप्ट समझाने का, पढ़ाने का, वो कनेक्शन बढ़ता जाएगा। और अगर आपकी डिमांड होगी तो एग्ज़ाम टाइम के अंदर लाइव सेशंस भी इजीली कंडक्ट कराए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड्स, ठीक है। PYQ इस टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आए हुए बोर्ड के 2025 जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसी के ही क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है स्केलर पर, मतलब ये मैट्रिक्स दी हुई है पूरी, इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। कह रखा है बताओ y की पावर x की क्या वैल्यू होगी। कुछ क्वेश्चन मान रहे हो, कुछ क्वेश्चन को आप आंसर भी बोल दिया होगा कितने ही बच्चों ने। तो क्या? y की पावर x। भाई जब स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है डायगोनल पर एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो तुरंत देखते ही देखते ही समझ में आ गया कि y इज इक्वल्स टू 7 होगा। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो तुरंत ही आप समझ गए कि x की वैल्यू 0 है। पूछा है y की पावर x, पूछा है 7 की पावर 0। अरे क्या आंसर आ गया भैया? y। वेरी गुड। वुड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर बोर्ड के अंदर काफी इजी क्वेश्चंस आए हैं। एक और क्वेश्चन देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, एसेशन रीजन का है, 2025 का ही। एक मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। कॉलम मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है इसका? जल्दी बताओ ऑर्डर क्या है बच्चों इसका? ऑर्डर 4 into 1, 4 रो है, 1 कॉलम है, दिया भी है। तो क्या ये सही लिखी है बात? क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल। क्या ऑर्डर 4 into 1 है? बिल्कुल। तो एसेशन तो ट्रू है। क्या है बच्चों? एसेशन ट्रू। अब रीजन की बात कर लें। AIJ M क्रॉस 1, जोर डालो दिमाग पे, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ाते वक्त M क्रॉस 1 समझाया था। क्या कॉलम मैट्रिक्स होती है, उसका ऑर्डर M क्रॉस 1 होता है? बिल्कुल। तो ये रीजन भी ट्रू है, और ये रीजन ही इस एसेशन को सही बता रहा है। भाई 4/1 लेना है, या 4/1 मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कॉलम बोलें, ये बात कहाँ से पता चली? इसी चीज से तो पता चली थी। तो ए ऑप्शन, एसेशन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। नेक्स्ट, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं? तो भैया दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए उन दो मैट्रिक्स का सबसे पहले तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना जरूरी है। यानी यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ भी 7, 5 लिखा है तो बच्चों 5, 3 लिखा है तो 3, 2 लिखा है तो 2। ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये सेम होना जरूरी है, तभी दो मैट्रिक्स बराबर होंगी। टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if they have same order. Each of the element of A is equal to corresponding element of B. A का एलिमेंट B के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है ABC XYZ की वैल्यू बतानी है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इक्वल रख दो। अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर दी है तो x + 3 कितना होगा? 0। तो x की वैल्यू -3 हो गई। z + 4 कितना होगा? 6। तो z की वैल्यू 2 हो गई। 2y - 7 किसके बराबर रखा जाएगा? 3y - 2 के। 2y उधर भेज दो, 3y - 2y y बचेगा, 2 इधर ले आओ तो -5 बच जाएगा। -6 के इक्वल है ही।
a माइनस 1 को किसके इक्वल रख दूं, -3, a की वैल्यू कितनी हो गई, -2, 0 इक्वल टू 2c प्लस 2, तो 2c इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -1। b -3 किसके इक्वल रखना है, 2b प्लस 4 के, b उधर भेज दोगे, 4 इधर ले आओगे तो -7 हो गया। -21 के इक्वल है 0, 0 के इक्वल है, हो गया काम। है थोड़ी कुछ भी नहीं। पूरी मैथ्स ऐसे ही कर देनी है, पूरी मैथ्स 12th की। द नंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है। हर एक एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो। भाई 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी, बच्चों कितने एलिमेंट होंगे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में, नो एलिमेंट। बहुत बढ़िया। तो जब नो एलिमेंट हैं यानी मेरे पास 9 वैकेंट प्लेसेस हैं। याद आया कोई चैप्टर 11th क्लास का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 9 वैकेंट प्लेसेस हैं और हर प्लेसेस पर रखने के लिए 2 चॉइस हैं, या तो 0 रखूंगा या तो 1 रखूंगा। तो हर बॉक्स में अगर 2 चॉइसेस हैं तो काउंटिंग का फंडामेंटल रूल ये कहता है कि इनकी मल्टीप्लाई कराओ। तो 2 की 9 बार मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 9, 500 बार है आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो। अब क्या, एंट्री की पावर एलिमेंट। जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी है तो जितनी एंट्री क्वेश्चन में दी है वो एंट्री क्या है, वो डिजिट क्या है उसका काम नहीं है, डिजिट कितनी है, 0 1 2 3 दे देगा तो 3 की पावर 9 हो जाएगा। एलिमेंट कैसे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बहुत जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि अगर मैं कहूं मेरे पास ये एंट्रीज हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जोड़ते कैसे हैं, तो मैट्रिक्स जुड़ने के लिए भी नियम है कि सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। क्या चीज़ सेम होनी जरूरी है बच्चों, ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैं उन्हें जोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि नियम ये है, रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने हैं। क्या करने हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने। तो अगर मैं 3 में 3 जोड़ता हूं तो 6 हो गया, 4 + 5 करूंगा 9, 7 + 4 करूंगा 11, 1 + 2 करूंगा 3। और एडिशन होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना इन मैट्रिक्स का है। एडिशन के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना इन मैट्रिक्स का है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही है। ठीक है, तो पॉसिबल कंडीशन क्या है, रो या ऑर्डर, अगर a + b निकालना है, ऐड सोल्व करना है तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल होना जरूरी है ऑर्डर ऑफ b के, तभी मैं एडिशन कर पाऊंगा। सब्ट्रैक्शन का भी सेम नियम है। मैं आपसे कहता हूँ a - b बताओ, कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 3 0, 4 - 5 करोगे -1, 7 - 4 करोगे तो 3 और 1 - 2 करोगे तो -1। कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो बहुत सही। नेक्स्ट देखो, आप वहां बैठे हो, फोन के उस तरफ बैठे हो, साथ साथ बोलते चलना है जो जो बात मैं पूछता हूं। ठीक है, ये समझो कि मैं सुन पा रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी मैट्रिक्स की स्केलर नंबर से इनटू करनी है। मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी है, अब करना क्या है जी, इसकी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कभी मैट्रिक्स की स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से हो जाएगी, उस नंबर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से हो जाएगी। 6 10 14 6, अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कराओगे तो उस एलिमेंट की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से हो जाएगी, उस नंबर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से। अच्छा, एडिशन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि भाई क्या मैं ये ऐड कर सकता हूं, तो क्या जवाब दोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या ये ऐड हो सकती हैं, तो हाँ बिल्कुल ऐड हो सकती हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। कैसे ऐड करोगे, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ो, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 4 7, 5 + 5 10,
7 + 7 14, 6 + 5 11। क्लियर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, बी मेरे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है, क्या मैं 2a - b फाइंड कर सकता हूं? 2a - b, तो a की 2 में इंटू करा दो। 2 मैं लिख दूं पहले, 1 2 3 2 3 1 -3 -1 3 -1 0 2। 2 की अगर इंटू कराएंगे तो 2 4 6 4 6 2। 2 की इंटू हर एलिमेंट में हो जाएगी। माइनस, क्या ये दो मैट्रिक्स घटाई जा सकती हैं? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो बिल्कुल घटाई जा सकती हैं। 2 - 3 हो गया -1, 4 - 1 हो गया +5, 6 - 3 हो गया 3, 4 - 1 हो गया 5, 6 - 0 6, 2 - 2 0। बस ये आंसर है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फाइंड x एंड y। दो मैट्रिक्स हैं, इक्वेशन है दो बल्कि, कि जी x + 5 तो इतना दिया है मैट्रिक्स के रूप में, और x - 5 यानी x और y दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को जोड़ के इतना आ रहा है, माइनस करके इतना आ रहा है। तो बताओ x और y की क्या वैल्यू होगी? जैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, दोनों को ऐड करोगे y कट जाएगा, इधर ऐड करोगे x + x 2x, इधर ऐड करोगे तो 8 8 0 और 8, 2 डिवाइड में जाएगा। अब जैसे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही किसी स्केलर से डिवाइड। तो 2 अगर बच्चों डिवाइड में गया तो 4 4 0 और 4, x की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि x + y कितना है 5 2 0 9, मैं x के प्लेस पे पुट कर दूं 4 4 0 4 प्लस y इक्वल टू 5 2 0 9। तो y की वैल्यू होगी 5 2 0 9 माइनस 4 4 4 और 4। तो ये हो गई y की वैल्यू 1 -2 -4 और 5। ठीक है, 1 -2 -4 और 5। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, और भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझाने लायक टॉपिक, पहला ऐसा टॉपिक जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं कि भाई ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है, और प्यारे बच्चों बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p × q है, तो ए बी, अगर आपको ए मैट्रिक्स की बी में मल्टीप्लाई करनी है, वो तभी पॉसिबल होगा अगर पहली मैट्रिक्स की रो, पहली मैट्रिक्स की कॉलम ऑफ ए इक्वल होगी रो ऑफ बी के। अगर पहली मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर है तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पॉसिबल है। ठीक है, यानी अगर n = p है तो ही मैं इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा सकता हूं। और नई मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा रो ऑफ ए, पहली मैट्रिक्स की रो, इनटू दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम। ए की रो कितनी है बच्चों? m, और बी की कॉलम कितनी है? q। पहले जो लिखा है वो रो है, बाद में जो लिखा है वो कॉलम है। ठीक, ये बात है कि अगर ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स, मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करनी नहीं सिखा रहा, मल्टीप्लाई होगी भी या नहीं दो मैट्रिक्स की, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम अगर दूसरी की रो के बराबर है तो पॉसिबल है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो पहले की रो इनटू दूसरे की कॉलम होगी। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो जरा एक क्वेश्चन समझो कि भाई ये मल्टीप्लाई करनी है, ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, कैसे हो सकती है? ए है 6 9 2 3 और बी मैट्रिक्स है, मैं मल्टीप्लाई में ही लिख दूं कि भाई ए बी का मतलब है इस मैट्रिक्स की 2 6 0 7 9 8, इससे मल्टीप्लाई करानी है। तो मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करानी है, और क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर ही लिखना है।
A11 की पोजीशन पर। फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से कराओ 12 प्लस 6 2 12 है ना, 9 7 63। क्या बात समझ में आई? अब खुद सोचो, क्या बताया था मैंने, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। अगर ये पहले की कॉलम दूसरी की रो के बराबर है तभी तो मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि पहले की रो में अगर 2 एलिमेंट है, मतलब ये 2 एलिमेंट रो 1 में है, किससे पता चलेगा? अगर कॉलम 2 कॉलम है मतलब, तो उतनी ही यहाँ रो होनी चाहिए जब भी हम इस एलिमेंट की इसमें और इस एलिमेंट की इसमें इंटू करा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ एक रो और लिखी हो तो मल्टीप्लाई कराओगे किससे? अगर इस मैट्रिक्स में 3 रो हो गई तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसके साथ, फिर पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, यहाँ तीसरा एलिमेंट है, वहां तीसरा है ही नहीं। तो इसलिए कभी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होगी जब पहले की कॉलम, पहली मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी की रो के बराबर हो, यानी ये ऑर्डर अगर आप लिखते हो तो अंदर अंदर वाले नंबर बराबर हो। ठीक, अब फर्स्ट रो की करा दो सेकंड कॉलम में, तो 6 6 36, 9 9 81, प्लस करना है और बीच में क्या करना है बच्चों? प्लस। पहले की तीसरी में कराओ तो 6 0 0 और 9 8 72। दूसरे की पहले में कराओ 4 प्लस 21। दूसरे की दूसरे में 12 प्लस 27। तीसरी रो की तीसरे में कराओगे 0 प्लस 24। तो 3 + 2 5, मतलब 75 हो गया। ये हो गया 117, 72, 25, 39 और 24। क्या ऑर्डर है इसका? इसका ऑर्डर है 2/3। यही मैंने समझाया था, जो ऑर्डर होगा वो पहली मैट्रिक्स की रो इनटू दूसरी की कॉलम से निकलेगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो पहली की रो इनटू दूसरे की कॉलम। एक चीज और समझो, क्या इसी क्वेश्चन में बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करी जा सकती है? बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/2, नहीं करी जा सकती, यानी बी ए नॉट डिफाइन है, बी ए की वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं। ठीक, तो यहां तो नॉट डिफाइन है। मान लो डिफाइन होता भी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। कभी भी ये रूल जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो, बाई चांस हो भी सकता है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। जैसे नंबर में होता है ना 2 × 3 6, 3 × 2 भी 6, तो नंबर्स की प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, बट मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक, अगर आप वीडियो के इस पोर्शन तक पहुंच चुके हैं तो इसके बाद तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप लगभग आधा लेसन पहुंच चुके हैं और बाद का लेसन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है पहले के कंपैरेटिव, तो आप पूरी वीडियो देख कर ही जाएं। और अच्छी लग रही है तो शेयर करें, कमेंट करें, बताएं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ए बी निकालना है, ए बी फाइंड करना है। ए है 0 -1 0 2, बी क्या है 3 5 0 0। कराओ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में कराओगे 0, इधर मल्टीप्लाई कराओगे 0। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 0 + 0, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 0 + 0, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में 0 + 0। कुल मिला के ये एक मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो नंबर्स का रूल है, एक्स और वाई की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है, दो नंबरों की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है तो पक्का एक नंबर को 0 होना पड़ता है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 हो सकती है, इसके बावजूद कि ए एंड बी क्या हो, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। अगर ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स नॉन जीरो है, ना ये नल मैट्रिक्स है ना ये नल मैट्रिक्स है, उसके बाद भी इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई, सॉरी इसके बाद भी इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो नंबर्स का रूल यहां लागू नहीं होता, ना कॉम्पिटेटिव वाला और ना जीरो वाला। ठीक, उम्मीद करूंगा आप एग्जैक्टली वही बात समझ पा रहे हो, वहां तक पहुंच पा रहे हो जो मैं आपको कहना या समझाना चाह रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आया हुआ भी है, इसके जैसा भी आया हुआ है। f(x) ये एक फंक्शन दे दिया,
ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर ही हों, वो आपके क्या भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये फंक्शन लिखे हुए हैं, एफ एक्स एक फंक्शन बना दिया, एफ वाई एक दूसरा फंक्शन है, कह रखा जी एफ एक्स एफ वाई की प्रोडक्ट को एफ एक्स प्लस वाई के बराबर दिखाओ। ठीक है, अब एफ एक्स तो दिया है क्या है, कोई आपसे पूछता है एफ वाई क्या है, तो पूरे ही फंक्शन में एक्स की जगह पे वाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई, 0 0 0 1। एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। ये नंबर है। तो मुझे एफ एक्स एफ वाई की प्रोडक्ट को इतना दिखाना है। करते हैं चलो एफ एक्स एफ वाई की प्रोडक्ट, यानी मैं जो प्रूफ करना है उसकी एलएचएस लेके चल रहा हूँ। कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कोस एक्स, 0 0 0 1। इसकी मल्टीप्लाई कोस एक्स प्लस वाई, नहीं एफ वाई से करानी है, कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई, 0 0 0 1। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करोगे तो कोस एक्स की कोस वाई के साथ होगी, कोस एक्स कोस वाई फर्स्ट एलिमेंट की ना, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करा रहे हो। साइन एक्स की साइन वाई से माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 की 0 में करोगे तो 0 होगा। अब फर्स्ट रो की इंटू सेकेंड कॉलम में कराओ तो माइनस का कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कोस वाई, और नेक्स्ट रो में आएगा 0। थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा, स्पेस का कंजक्शन, मल्टीप्लाई कोस एक्स की कोस वाई के साथ, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की यहाँ हो गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी साइन एक्स साइन वाई, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 0 ही हो गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो कोस एक्स की साइन वाई के साथ, कोस एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स की कोस वाई के साथ, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई के साथ, और ये 0 हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में तो 0 0 और ये भी 0, तो सभी 0 हो गए। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स इंटू कोस वाई, और कोस एक्स इंटू साइन वाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0। फिर इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, और प्लस कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, और बच्चों ये 0 हो गया। नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई 0 0 और 0, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 0 0 और 0, यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 0 0 और 1, 0 0। अब कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो प्यारे बच्चों ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ 12th मैथ्स के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल है, तो वो सभी आपको अच्छे से आने जरूरी है 11th क्लास के। ये कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कोस एक्स प्लस वाई बन गया, 0 0 0 1। क्या आ गया, क्या यही बन गया एफ एक्स प्लस वाई पूरे का पूरा, ठीक है, यानी कि RHS आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेना। कोई दिक्कत अगर रहती है तो बताना कमेंट करके। सेम क्वेश्चन CBSE 2023 के अंदर आया है लगभग, बस इसके अंदर f माइनस बीटा था यहाँ, तो दूसरे वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ माइनस बीटा रख दोगे, कोस अपना माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा, कोस
माइनस बीटा को कोस बीटा कर दोगे, साइन का जहां माइनस है वो बाहर भेज देगा, तो यहां तो प्लस बन जाएगा साइन बीटा, यहां साइन बीटा माइनस का बनेगा, और तब आप फॉर्मूला प्रूफ करोगे तो एफ अल्फा माइनस बीटा बनेगा। इसको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रखा है, एक मैट्रिक्स है। देखो वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, लेकिन आपके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और मतलब सभी मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे क्वेश्चन है, और काफ़ी सारे पीवाईक्यूज यहाँ कवर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वन शॉट लंबा है, इस बात से मत घबराइए, एक बार लग गए तो पूरा ही कर दो, मैट्रिक्स से एक बार में निफराम हो जाओ बिल्कुल। एक मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, शो करना है ये प्रूफ करना है। देखिए जल्दी से करते हैं प्रूफ। लेट, थोड़ा सा प्रूफ लिखने में छोटा रहे तो मैं टेन अल्फा बाई टू जहाँ भी आएगा मैं उसे टी लिख दूंगा, यानी ए मैट्रिक्स मेरे पास है 0 माइनस टी, टी और 0, ठीक है बच्चों। आई क्या है, 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। LHS क्या दिया हुआ है, आई प्लस ए, यानी 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस टी, टी 0। अगर ऐड करूंगा तो 1 प्लस 0 1 माइनस टी, टी और 1 ये आएगा, ठीक है। RHS क्या है, आई माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस एल्फा। वैल्यू पुट करो, 1 0 0 1 आई की जगह आ गया, ए के प्लेस पे आ गया 0 माइनस टी, टी और 0, ये पूरा 1 है। उसके बाद मैट्रिक्स की इंटू है। अब क्योंकि देखिए कोस साइन में है, हमारे क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो टेन अल्फा बाई टू है, तो क्या कोस का कोई ऐसा फॉर्मूला जो टेन अल्फा बाई टू में चेंज हो जाए, तो बिल्कुल है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। सेम यहाँ साइन का होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ एंगल अल्फा है तो अल्फा बाई टू हो जाएगा। सेम इधर 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। 1 माइनस 0 करोगे 1, 0 माइनस माइनस टी प्लस टी हो गया, 0 माइनस टी करोगे माइनस टी हो गया, और 1 माइनस 0 करोगे बच्चों 1 हो गया। ये टी स्क्वायर लिख दो जहाँ टेन अल्फा बाई टू, क्योंकि शुरू में ही एज्यूम कर लिया कि जहाँ भी टेन अल्फा बाई टू होगा उसको हम टी लिख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ टेन अल्फा बाई टू बन रहा है उसको टी स्क्वायर लिख दिया। और अब बस छोटा सा काम है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करानी है। कराओ मल्टीप्लाई, 1 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो 1 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यही आ जाएगा। टी की इधर मल्टीप्लाई होगी तो 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में तो माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी की इंटू यहाँ कराओगे तो t माइनस टी क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के अंदर तो माइनस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस टी प्लस टी क्यूब बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करा रहे हैं तो इसकी यहाँ होगी 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ इंटू होगी तो प्लस का इसकी मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस 1 की इंटू कराओगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया, ऐड करें अगर तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ सब्ट्रैक्ट कराओगे तो माइनस टी बचेगा, और उस माइनस टी को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। सेम यहाँ मल्टीप्लाई, तो t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, टी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। और जैसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर ये कटता है तो हमारा आंसर चमक गया हमें, क्या 1 माइनस टी
टी और 1, क्या यही LHS थी? 1 माइनस टी, टी और 1, तो LHS आ गई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि यहाँ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री देख के तो वैसे ही घबरा जाते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो एक क्वेश्चन है NCERT का ही है, होमवर्क में इसे दे रहा हूँ, आपको खुद करना है कि एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपये हैं जिसे वो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। पहले बॉन्ड में 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बॉन्ड में 7% का इंटरेस्ट है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से बताना है कि कैसे हम 30,000 रुपये को 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1800 बैठे। 2 मैट्रिक्स बना लेना ईजिली, उनकी मल्टीप्लाई, एक बना लेना इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, एक में x रुपये इन्वेस्ट कर लो, दूसरे में 30,000 माइनस x, और एक बना लेना परसेंटेज 7% और 5%, 5 पहले 7 बाद में, और मल्टीप्लाई एक रो वाइज बनाना x और 30,000 माइनस x, और एक कॉलम वाइज बनाना 5 और 7, परसेंट है तो अपॉन 100, और इनकी करा लो मल्टीप्लाई और इक्वल टू रख दो, क्या इक्वल टू रख दो 1800 के। सोल्व करके x की वैल्यू निकलेगी, यानी पता चल जाएगा पहले बॉन्ड में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और दूसरे बॉन्ड में कितनी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि x, y, z और p मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख रखे हैं। देखो x मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू n, y मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 3 इंटू k, z मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है 2 इंटू p, W का है n इंटू 3, और p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p इंटू k। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन बतानी है n, k और p में, यानी n, k और p में क्या रिलेशन बन सकता है अगर py प्लस wy डिफाइन है। ठीक, यानी p की y में मल्टीप्लाई हो सकती है, w की y में मल्टीप्लाई हो सकती है, और ये दोनों जुड़ सकते हैं, दोनों ऐड हो सकते हैं। तो p की y में मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है? जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम ऑफ p इक्वल हो दूसरी मैट्रिक्स की रो के, रो ऑफ y के। अब p मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है? k, और y मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है? 3, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, पर चलो p की कंडीशन भी देखते हैं क्या है। ऑर्डर क्या होगा पी वाई का? तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? पहले की रो, अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, पहले की रो यानी p और दूसरी की कॉलम यानी k, तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा p इंटू के। बहुत बढ़िया। अब डब्ल्यू वाई की बात करो, डब्ल्यू वाई की मल्टीप्लाई कब हो सकती है? जब कॉलम ऑफ w इक्वल हो रो ऑफ y के, जब कॉलम ऑफ w इक्वल हो रो ऑफ y के। कॉलम ऑफ w कितनी है? w के अंदर 3 कॉलम है, और y में रो कितनी है? 3। भैया वो तो पहले ही बराबर है, तो यहां से तो कोई रिलेशन हाथ लगा नहीं। डब्ल्यू वाई का ऑर्डर होगा पहले की रो, w की रो n, और कॉलम ऑफ y k, तो इसका ऑर्डर n इंटू k। अब बोल रखा है कि भाई ये दोनों जुड़ भी सकते हैं। अब अगर ये दोनों ऐड हो सकते हैं तो कब होंगे? जब इनका ऑर्डर सेम हो। k के प्लेस पे तो k आ रहा है, कॉलम तो इक्वल है, यानी अगर रो इक्वल होंगी जब भी तो जुड़ेंगी, तो p इक्वल टू n आपका आंसर है। क्लियर बच्चों? इस टाइप का क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, CBSE 2025 बोर्ड का आया हुआ सवाल। 4 दोस्त हैं, अभय, बीना, छाया और देवेश। उनको कहा गया कि भाई इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, जहां a और b दोनों मैट्रिक्स हैं 2x2 ऑर्डर की। ये दे रखा है कि a और b i के इक्वल नहीं है, a का इनवर्स b के इक्वल नहीं है, यानी a और b की प्रोडक्ट भी i नहीं है। ये चीज़ अभी आप आगे सीख जाओगे जहां इनवर्स पढ़ाया जाएगा। आंसर बताना है कि इन्होंने आंसर दिए चारों ने, तो बताना है किसका आंसर ठीक है। ठीक है, तो हम भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो भाई, 4ab प्लस 3ab प्लस ba माइनस 4ba, तो 4ab प्लस 3ab प्लस 3ba माइनस 4ba, तो 4ab प्लस 3ab कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7ab हो गया। प्यारे बच्चों, काम तो वैसे ज़्यादातर बच्चों के प्यारे वाले नहीं होते, पर क्योंकि सामने नहीं हो तो ऐसा लगता है कि
प्यारे बच्चे ही होंगे जो उधर पढ़ रहे होंगे, और मेरे लिए तो प्यारे ही हैं जो वीडियो देख रहे हैं। 7ab माइनस बी ए, 7ab माइनस बी ए मेरा आंसर है। अब बच्चे देखो, बीना ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बीना बहुत होशियार बच्ची है, तो कौन ठीक है? बीना। बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं? मिस्टेक वो कर देंगे जो जिन्हें ये इस बात का नहीं पता कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। किसी बच्चे ने गलती से ए बी को बी ए लिख दिया, तो ए बी को बी ए लिख दिया तो उसका आंसर जो है 6ba आ जाएगा या 6ab आ जाएगा, वो गलत होगा। ठीक है, कुछ को ये हो सकता है कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए होता है, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। जिसने ए बी को माइनस बी ए लिख दिया उसका आंसर ये आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई इन्हें दोनों को बदल भी सकता है आपस में, वो भी गलत ही है। तो ये आंसर बैठता। तो सही आंसर क्या है बच्चों? बीना का। बीना ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, बी, बी फॉर बीना। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप सभी को बीना की तरह होशियार बनना है, बी फॉर बीना बनना है, सी फॉर छाया नहीं बनना। ठीक है, छाया नहीं बनना। नेक्स्ट, इफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई एंड एक्स वाई आर द मैट्रिक्स। ये भी 2024 की कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना। एक्स वाई एंड एक्स वाई आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। एक्स मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, वाई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, और एक्स वाई है 2/5 ऑर्डर का। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स वाई। वाई मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? तो वाई मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने हैं तो m और n की प्रोडक्ट करनी है। अब उसके लिए m और n क्या है ये पता होना जरूरी है। एक्स वाई का ऑर्डर पता है। पहली बात तो एक्स और वाई की प्रोडक्ट अगर हो रही है तो वो कब पॉसिबल है? एक्स और वाई की प्रोडक्ट जब पॉसिबल है जब पहली की कॉलम दूसरी की रो के बराबर हो। ठीक है, तो 3m की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इनकी प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 × n। दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर? 2 × 5, यानी n की वैल्यू आ गई 5। पूछा है वाई मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट? वाई मैट्रिक्स के एलिमेंट निकलेंगे m और n की प्रोडक्ट करने से, तो 5 3 जा 15। 15 आंसर सही है, बिल्कुल क्लियर। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करते हैं, एक अच्छा टॉपिक है। अगर मैट्रिक्स की रो को हम कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दें, ठीक है, रो को कॉलम के साथ, जैसे ये मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज का सिंबल या तो ये है या ए डैश, कॉम्प्लीमेंट वाला जो सिंबल है, ए की पावर टी, ए ट्रांसपोज या ए डैश। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो। जो रो 1 लिखी हुई है उसे आप कॉलम 1 बना दो, और जो बच्चों रो 2 लिखी हुई है उसे क्या बना दो? कॉलम 2। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज। और मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के साथ साथ उसका ऑर्डर भी बदल जाता है। इसमें 2 रो और 3 कॉलम थी, ए के ट्रांसपोज के अंदर 3 रो और 2 कॉलम हो गई, बस इतनी सी बात। ठीक है, Aij be m cross n matrix, then matrix obtained by interchanging the rows and columns। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर जो मैट्रिक्स मिलती है वो ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, ये सिंबल है या ये सिंबल है। चलिए, ए ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करा दो तो वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। समझो जरा, मैंने इस मैट्रिक्स का 1 बार ट्रांसपोज कराया, अगर मैं इसका 1 बार और ट्रांसपोज कराऊं, इस रो को फिर से कॉलम बना दूं, इस रो को कॉलम बना दूं और इस रो को भी कॉलम बना दूं, तो देखना 3 5 6 5 7 3 हो गई बात पूरी, वही आ गई मैट्रिक्स। दूसरी बात, अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है तो दोनों पर ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर। तीसरी बात, अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई, किसी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ होती है और उसका होल ट्रांसपोज है तो स्केलर ऐसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। और चौथी और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज करते हो तो बाद वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी ट्रांसपोज के साथ, पहले वाली बाद में चली जाएगी। अगर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज करोगे तो b ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, a ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब 2 टाइप्स मैट्रिक्स के और पढ़ने हैं ट्रांसपोज के बेसिस पर।
अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है बच्चों। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, अच्छा सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे तो ऑर्डर बदल गया। तुम कह रहे हो मैट्रिक्स सेम रहनी चाहिए, तो भाई जब तक ऑर्डर सेम रहेगा जब तक ही मैट्रिक्स सेम रहेगी। अगर 2 2 लिखा होता तो उल्टा करने पे भी 2 ही 2 लिखा जाता। भाई ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो सिमेट्रिक होने के लिए उसका स्क्वायर होना जरूरी है। अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दूं और इसका ट्रांसपोज करूं तो 3 5 का 3 5 रहा, 5 8 का 5 8, रो को कॉलम बना दिया, रो को यहां भी कॉलम बना दिया। लेकिन बाद में हमने पाया कि ये तो वही रह गई वापस जो थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट जो लिखे हुए हैं ये बराबर होने चाहिए 2 बाई 2 में। ये कुछ भी चलेंगे। 3 बाई 3 का समझो, डायगोनल पे तो कुछ भी लिख दो। जो एलिमेंट यहां लिखा है A12 पोजीशन पर लिखा है, मान लो 2 लिख दिया, तो यहां A21 पे भी 2 ही होना चाहिए। अगर A13 पे 5 लिख दिया या मान लो 8 लिख दिया तो A31 पे भी 8 चाहिएगा। और जो एलिमेंट यहाँ हुआ 4 या कुछ और लिख लो, 7 लिखो, तो ये भी 7 हो गया। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो 3 2 8 3 2 8 2 5 7 2 5 7 कॉलम वाइज बना दी, 8 7 4 8 7 4, तो ये इक्वल आ गया। तो सिमेट्रिक की पहचान है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो रो 1 बन रही है वही कॉलम 1 होगी, जो रो 2 बन रही है वही कॉलम 2, जो रो 3 बन रही है वही कॉलम 3। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये आपकी पहचान हो गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल है तो वो सिमेट्रिक है। बढ़िया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल हो गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज कराओगे तो 0 7 रो की जगह कॉलम पे आ जाएगा, -7 0 रो की जगह कॉलम पे आ जाएगा। और तब हम महसूस करेंगे कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें, देखो माइनस कॉमन लेने का मतलब है हर एलिमेंट से माइनस हटा लो, पर 0 से माइनस हटाओगे 0, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। 7 का +7 हो गया, +7 का -7 हो गया और 0। और ट्रांसपोज करने पे मैंने पाया कि वही वैल्यू मुझे वापस मिल रही है नेगेटिव टाइम्स पर, माइनस बाहर आ गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है हमेशा इसके डायगोनल पर 0 ही मिलेगा, हमेशा इसके डायगोनल पर 0 मिलेगा। और A12 पे 7 है तो A21 पे -7, A13 पे कुछ भी नंबर 3 लिखा है तो यहाँ -3। ये नंबर एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होंगे, ये नंबर एक दूसरे के नेगेटिव। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और अच्छे से समझना है आपको। बस इसी के ऊपर कुछ थ्योरम है और कुछ क्वेश्चन आंसर, बस चैप्टर फिनिश। तो बहुत थोड़ी सी देर की बात और है, चैप्टर को फिनिश करके ही आप जाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि भैया वीडियो कैसी लगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये PDF चाहिए तो aim4a+ का टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसको PDF फॉर्म में चाहिए तो aim4a+ पर आपको इसकी PDF फॉर्म मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले लें और टेलीग्राम चैनल इन फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज A+A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और A-A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रूफ करना है, A+A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो कभी किसी मैट्रिक्स को चेक करना कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, उसका सीधे ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज कर दो, प्रॉपर्टी लगेगी A+B के होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लग गई, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो A आ जाता है। मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव है, मैं इसे A+A ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। तो A+A ट्रांसपोज का अगर हम होल ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वापस वही मिलता है। इसका मतलब है कि A+A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। दूसरी बात, क्या बात, ए माइनस ए ट्रांसपोज की करूं अगर मैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर वही आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, ये बन गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कराने पर उसी के नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक थ्योरम तो आपके समझ में आ गई, इजी थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा जा सकता है। देखो जरा कैसे, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर बच्चों, तो ए को मैं ए प्लस ए बाय 2 लिख सकता हूं। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही? क्यों, ए प्लस ए 2a होगा, बाय 2 करोगे तो ए ही बच जाएगा। और क्या मैं एक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज जोड़ दूं और एक मैट्रिक्स में से ए का ट्रांसपोज घटा दूं? क्या इतनी बात में कोई दिक्कत? 2 दोनों के साथ भेज दो एलसीएम ब्रेक कराकर। अभी हमने पढ़ा ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर बाई चांस एग्जाम में आएगी तो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी इन्हें प्रूफ करके दिखा दे, जैसे अभी हमने पीछे दिखाया है। तो क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में तोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। बताइए क्या समस्या है। लास्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको कहा था जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनके डायगोनल पर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक हैं उनके डायगोनल पर हमेशा 0। इसी बात को प्रूफ करना है। अभी एक बार ट्रांसपोज अच्छे से समझो दोबारा से। अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, अगर इसका ट्रांसपोज कराओ तो होगा क्या कि ट्रांसपोज कराने पर इनकी पोजीशन बदल जाएगी। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कहां पहुंच गया? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे पहुंच गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे पहुंच गया। ठीक है, यानी जब भी ट्रांसपोज होता है, अगर इसका ट्रांसपोज हो रहा है ए आई जे वाली मैट्रिक्स का, तो इसके एलिमेंट की पोजीशन भी ए जे आई हो जाएगी। अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो n क्रॉस m ऑर्डर भी बदलता है और एलिमेंट की पोजीशन भी बदलती है। अब इस बात से क्या मतलब है, यहीं आओ वापस। लेट ए स्मॉल ए आई जे m क्रॉस m क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही बताया कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकती है, पहले वो स्क्वायर होनी जरूरी है। तो लेट ए आई जे m क्रॉस m बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली जो इसका ट्रांसपोज होगा वो उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ए आई जे एम क्रॉस एम का ट्रांसपोज करता हूं तो वो नेगेटिव टाइम्स होना चाहिए इसी के। ठीक है, मैं ऑर्डर चलो अगले स्टेप में छोड़ देंगे। ए आई जे का ट्रांसपोज करोगे तो ये ए जे आई बनेगा, और इसका करते ये है माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करा दो हर एलिमेंट के साथ, तो ए आई जे दोनों तरफ, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर तभी होती हैं जब उनके एलिमेंट इक्वल हो। तो फिलहाल मैं इनके एलिमेंट को इक्वल रख दूं, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल टू 0, ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल टू 0। अब अगर बात हो रही है किसकी, डायगोनल एलिमेंट की, तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बताया कि डायगोनल एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है कि वहां आई और जे इक्वल होने चाहिए।
डायगोनल एलिमेंट के लिए आई और जे क्या होने चाहिए, इक्वल। और अगर आई और जे इक्वल कर दूंगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई, जहाँ जहाँ जे लिखा था मैंने वहाँ आई लिख दिया, तो ये जीरो हो गया। 2ai जीरो है, यानी ai की वैल्यू जीरो, यानी जितने भी एलिमेंट जिनके ये दोनों पोजीशन सेम है, यानी a11, a22 और a33, वो जीरो होने चाहिए। देयरफॉर एवरी डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट ऑफ एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो प्रूफ हो जाएंगे। तो ये 3 थ्योरम थी, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका लास्ट सेकंड थ्योरम, जो सेकंड थ्योरम थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन है कि मैं एक बी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करूं। तो बी मैट्रिक्स तो मुझे क्वेश्चन में दी है, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, बी का ट्रांसपोज करना है। क्या होता है बी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम बदल दो, रो को कॉलम में बदल दो, रो 2 को कॉलम 2 में बदल दो, रो 3 को कॉलम 3 में बदल दो, ट्रांसपोज हो गया। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2 निकाल लो, यानी इन दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 करो ऐड। 2 + 2 4, -2 -1 -3, -4 -1 -3, -1 -2 -3, 3 + 3 6, 4 - 2 2, 1 -4 -3, -2 4, तो -2 + 2 हो गया, -3 -3 -6 हो गया। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करा दो, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -6। क्या ये सिमेट्रिक है, लिख देना कि ये सिमेट्रिक है। क्यों, डायगोनल पर कुछ भी हो ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, बिल्कुल है, या रो 1 कॉलम 1 के इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल है, रो 1 कॉलम 1 सेम ही है। ठीक, ऐसे ही फिर क्या निकाल लेना, बी माइनस बी ट्रांसपोज बाय 2 निकाल लेना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो मुझे गिवन है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। पूछा है ए बी माइनस बी ए क्या है, तो अगर ये कैसी मैट्रिक्स है इसका पता लगाना है तो इसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। कितना होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए, अगर आपके लिए लेंदी हो रहा है काम तो भाई एक काम कर लो, पार्ट्स में आप इस वीडियो को देख लो। ये जो आप पूरी वीडियो देखोगे इसे आप 2 पार्ट या 3 पार्ट में तोड़कर थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हुआ है एज अ रिवीजन पर्पज है तो आप 1 शॉट से कंप्लीट कर लें। ट्रांसपोज करोगे, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। बी ए का होल ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्या प्रॉपर्टी है कि जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और ट्रांसपोज करोगे तो बाद वाली मैट्रिक्स पहले और पहले वाली बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक थी तो बी ट्रांसपोज को बी लिख दो, ए ट्रांसपोज को ए लिख दो, यहाँ भी ए लिख लो, बी लिख लो। अब यही बनना चाहिए था, ये तो बना नहीं, माइनस कॉमन लेने की कोशिश करो, हो सकता है इसकी सिमेट्रिक बन जाए। ये ए बी, ये माइनस का बी है। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज है, ये ए बी माइनस बी ए आ रहा है तो ये इसी के नेगेटिव टाइम्स हो गया, तो क्या हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ए ऑप्शन हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 2025 का बोर्ड का आया क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखना है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 2x + y की वैल्यू क्या है। सिमेट्रिक है तो रो 1 कॉलम 1 बराबर होने चाहिए थे, ये 2 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो उठा के इक्वल रख दो। 6x को 12 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरा, ये एलिमेंट बराबर होने चाहिए थे, ये और ये 5 नहीं, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 4y जो है वो 8x के बराबर होना चाहिए, तो 4 × 2 = 8,
और x की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी थी 2, तो y की वैल्यू 4 हो गई। x 2 है, y 4 है, क्या निकालना है? 2x प्लस वाई, रख दो यहाँ 2x प्लस वाई, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 8 आ गया। आंसर कितना आ गया बच्चों? 8, डी ऑप्शन। सीबीएसई 2025 का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ऐसा सही एक क्वेश्चन 24 के अंदर आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, 2024 के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्या क्वेश्चन था कि ये एक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी वैल्यू बताओ। देखो जरा, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, इसका मतलब a 0 है, a क्या है? 0 है। ये एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स, ये एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स, ये भी एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स, तो b की वैल्यू -c है। यहाँ b और c की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ b है वहाँ -c रख दो। अब 2 इंटू a माइनस, अरे b की वैल्यू -c का क्या मतलब है? b प्लस c 0 है इसका मतलब, तो b प्लस c 0 है, और 2 0 - 0 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन 2024 में भी इसके ऊपर आया है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ भी है। मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू बतानी है। सोचने की बात क्या है, 2/3 इसका ऑर्डर है, 2/3 ही इसका ऑर्डर है। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, अगर एक्स मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसके कॉलम इसके रो के बराबर हो। यानी कि एक्स मैट्रिक्स के कॉलम है 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ये आना चाहिए। आ कितना रहा है? 2/3। आना क्या चाहिए? मुझे ये नंबर पता नहीं, पर यहाँ 3 है, तो यानी यहाँ भी 2 होगा। तो एक तो सबसे पहले आपको एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया, कितना है? 2/2 है। तो एक्स मैट्रिक्स को लेट कर लो, एक्स कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, ABCD मान लेते हैं। अब जैसा दिया है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 के साथ कराओगे, इस मैट्रिक्स के साथ कराओगे, तो इतना आना है -7 -8 -9 2 4 6। करा लो मल्टीप्लाई। अब तो मल्टीप्लाई करनी अच्छे से आ गई होगी, नहीं आई मल्टीप्लाई करनी? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, a × 1 a, b × 4 हो गया 4b, a × 2 2a, b × 5 हो गया 5b, a × 3 3a और 6b। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम c + 4d, यहाँ कराओगे सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम 2c + 5d, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम 3c + 6d, -7 -8 -9 और 2 4 6। कंपेयर करा दें, अगर हम कंपेयर करा लें तो a + 4b जो है वो -7 के इक्वल है, और 2a + 5b इक्वल है किसके? -8 के। क्या ये इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकल जाएगी? एक और भी बना सकते हो, पर जरूरत नहीं है, 2 इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। ऐसे ही c + 4d = 2c + 5d = 4, ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके c और d निकाल लो। उठा के चारों वैल्यू यहाँ रख दो, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना, ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपके लिए। बस अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ये इक्वेशन सोल्व करनी है, ABCD की वैल्यू यहाँ रखनी है, x आ जाएगा। NCERT क्वेश्चन है, आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का CBSE 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। कि अगर एक मैट्रिक्स A जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो क्या होगी? देखो, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए। अगर बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। अब अगर दोनों की LHS इक्वल है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसी का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव टाइम्स के इक्वल। दोनों की LHS अगर इक्वल है तो क्या दोनों की RHS भी इक्वल होनी चाहिए? -a इधर ले आऊँगा तो +a बनेगा, 2a हो जाएगा, 2 0 में गया, तो एक ऐसी मैट्रिक्स आनी चाहिए, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने पर वो भी आ सकती है, उसके नेगेटिव टाइम्स भी, यानी ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है।
जीरो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, देखो इसको कराने से पहले एक चीज़ समझ लेना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटू करोगे तो आई स्क्वायर आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के बराबर होता है। एक बात, ए मैट्रिक्स की किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आएगी। मल्टीप्लीकेशन के अंदर आई कुछ ऐसा रोल प्ले करता है जैसा मल्टीप्लीकेशन में, नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन में 1 करता है। यानी 7 इंटू 1 7 आया, ऐसे ही a इंटू आई ए आया। तो i प्लस ए की क्यूब करनी है, -7a करना है। क्यूब करा लो जरा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर -7a। तो i की क्यूब i है, a की क्यूब है, उसे a स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर आई हो जाएगा और आई इंटू ए हो गया। सेम यहाँ आई स्क्वायर आई हो गया और आई इंटू ए हो गया। ए स्क्वायर को ए लिख लो, ए इंटू ए स्क्वायर, और उस ए स्क्वायर को फिर ए लिख लो, तो ये 7a हो गया। यानी i प्लस 7a माइनस 7a, आई आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, कितना आंसर आ गया? आई। नेक्स्ट, बस तो यहाँ आपकी वन शॉट होती है फिनिश। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर किए। उम्मीद करूँगा आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है। CBSE 2026 की कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो मैं इसी प्रकार की वन शॉट और चैप्टर्स की ला सकता हूँ। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। CBSE 2026 का एग्ज़ाम मार्च के अंदर है, आपका एग्ज़ाम शायद, तो मार्च तक, अभी जनवरी है, मार्च तक सभी चैप्टर्स की वन शॉट ईजीली आ जाएगी। प्लस मैं एक काम और कर सकता हूँ, एग्ज़ाम टाइम में, जो एग्ज़ाम मैथ से पहले छुट्टियाँ हैं, उन एग्ज़ाम टाइम में लाइव क्लास ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप सभी लोग आओगे लाइव में, मुझे कमेंट करके बताते हो कि हाँ हम लाइव आएंगे, लाइव अटेंड करेंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और बाकी कुछ अगर आप एडवाइस करें, कुछ अच्छे ही कोई सीरीज़ चलाई जा सकती है मैथमेटिक्स को लेकर, तो ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जिनके लिए मैं अगर मेहनत कर रहा हूं उनका कुछ भला हो सकता है। तो इस वन शॉट के माध्यम से कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है कि पासिंग मार्क्स तक भी ना पहुंच रहे हों, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जैसे इजी चैप्टर करके वो इजीली अपने आपको सेफ स्कोर तक ले जाएं। और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो PYQs वगैरह जैसे कराए हैं उसको देख के कुछ और बेहतर स्थिति में बनते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।